दोस्तों नमस्कार। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा कौन कौन सा प्रयास किया गया है और इसी दौरान हम जो है हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा को देखेंगे और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, फेम इंडिया 2 और जैव ईंधन के का व्यापक अप्रोच से जो हम चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 की तैयारी उच्च स्तरीय करना चाहते हैं, एडवांस करना चाहते हैं, तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 95 वीडियो 95 पीडीएफ का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 2500 है। दोस्तों, इस बार 65 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आ गया है, फाइनल रिजल्ट, और जीसीएस आईएएस का अच्छा स्थिति है। जीसीएस आईएएस से जो है अच्छी स्थिति है, सिलेक्शन भी ठीक ठाक हो गया है। टोटल 7 लोगों का सिलेक्शन है, 3 गो डीएसपी है, 2 बीडीओ है और एक एमईओ है और एक सप्लाई इंस्पेक्टर है। तो अच्छी स्थिति में है सिलेक्शन जो है। तो आप लोग भी जो है अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस बैच है, लेकिन कंडीशन है कि सारा वीडियो पीडीएफ देख कर जाना होगा। बिना पीडीएफ पढ़े या वीडियो देखे दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो अगर बैच ज्वाइन करना है तो 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। यह याद रखिएगा, परीक्षा हॉल में तेल के आयात को कम करने के लिए या तेल के आयात या ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार का प्रयास, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में सुधार या होलिस्टिक रूप से ऊर्जा क्षेत्र में क्या सुधार किया गया है, या हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार का क्या प्रयास है, या नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में क्या प्रयास है। नवीकरणीय और हरित ऊर्जा दोनों को कभी नवीकरणीय कहा जाता है, कभी हरित कहा जाता है। तो आप इसी सब की चर्चा करेंगे। सेपरेट जैव ईंधन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, सौर ऊर्जा से आ जाएगा, पवन ऊर्जा से आ जाएगा, महासागरीय ऊर्जा पे आ जाएगा, जैव ईंधन से आ जाएगा। इस बार राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन फिक्स आने जा रहा है, फिक्स है। 67 बीपीएससी मेंस में हाइड्रोजन ऊर्जा आएगा, पहले ही कह दिए हैं। तो आइए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम ऊर्जा का सेकेंड वीडियो है, एक वीडियो और होगा नवीकरणीय ऊर्जा का, हम उसमें चर्चा करेंगे, बाकी सब इसी में देखेंगे। चलिए, नवीकरणीय ऊर्जा पर हम चर्चा करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा का वह स्रोत है जो है पर्यावरण अनुकूल है, जिसका असीमित भंडार है, जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है। भारत सरकार जो है 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में 1,75,000 मेगावाट प्राप्ति करने का लक्ष्य रखा है, जिसे अब बढ़ाकर 2030 तक 450 गीगावाट कर दिया गया है। यानी भारत सरकार का नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नीति है, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में, कि 2030 तक 450 गीगावाट का उत्पादन क्षमता हासिल किया जाए। समझ रहे हैं? और नवीकरणीय ऊर्जा का क्या महत्व है, तो सबसे पहले महत्व देखिए। नवीकरणीय ऊर्जा पहला पॉइंट होगा, पर्यावरण अनुकूल है। पर्यावरण अनुकूल है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। दूसरा है, भारत सरकार पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के अनुसार अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान घोषणा किया है, आईएनडीसी घोषणा किया है। इस आईएनडीसी के अनुसार भारत जो है ग्रीन हाउस गैसों में 2005 के स्तर से 2030 तक 33 से 35% जो है कटौती करेगा। यानी भारत में जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है उसमें कटौती जो है, वर्तमान उत्सर्जन है 2005 के, उसके तुलना में 2030 तक वह 33 से 35% कटौती करेगा। और दूसरा है कि भारत सरकार इसी में 2030 तक भारत सरकार अपनी ऊर्जा बास्केट में 40% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी इसमें अगर देखिएगा तो एक पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता के अकॉर्डिंग 33 से 35% जो है ग्रीन हाउस गैस में कटौती करना है,
आपने ऊर्जा बास्केट में 40% जो है 2030 तक 40% ऊर्जा बास्केट में जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का जो है योगदान होगा। तो 2 लक्ष्य जो है आप याद रखिएगा। और दूसरी बात कि नवीकरणीय ऊर्जा से क्या होगा, ऊर्जा गरीबी दूर होगी, ऊर्जा न्याय की प्राप्ति होगी। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है सतत विकास लक्ष्य 7 जो है कि दिशा में जो है बढ़ने की दिशा में जो है या सतत विकास लक्ष्य 7 की प्राप्ति होगी। सतत विकास लक्ष्य 7 कहता है कि सभी की पहुंच ऊर्जा तक होनी चाहिए, सभी तक। और नवीकरणीय ऊर्जा से स्थानीय क्षेत्रों का विकास होता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत परियोजना से अलग अलग जहाँ जहाँ स्थापित किया जाता है उस क्षेत्र का विकास होता है, स्थानीय क्षेत्रों का विकास होगा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। अब मेक इन इंडिया को कैसे बढ़ावा मिलता है, तो सबसे पहले देखेंगे जो नवीकरणीय ऊर्जा है, पाइप है, तार है, बैटरी है, सोलर पैनल का पीवीसी पैनल है, टरबाइन है। एक तो इससे विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, दूसरी ओर जो है ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो जो औद्योगिकरण में ऊर्जा की जो है मांग को पूरा किया जाएगा, तो 2 स्तरों पे मेक इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। एक स्थिति में जो है विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण है, बैटरी है, मशीन है, पाइप है, इससे क्या होगा, विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जो मेक इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी ओर ऊर्जा से जो औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा की खपत होती है, कमी होती है, वह कमी भी दूर किया जा सकता है। तो मेक इंडिया में ऊर्जा क्षेत्र की क्या भूमिका है उसको पीडीएफ में लिखा हुआ है, जो बोले हैं इसी की व्याख्या कीजिएगा। अब टरबाइन होगा, आप लाइन लिख ही सकते हैं कि टरबाइन के उत्पादन से एक तरफ जो है क्या होगा, मेक इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, दूसरी रोजगार का सृजन होगा। इतना लाइन लिखने में क्या दिक्कत है, आपको ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। आपकी जानकारी जो है सतही जानकारी अगर हो जाती है तो आप एसडीएम डीएसपी बन जाएंगे। ज़्यादा विद्वता दिखाने का खेल अब खत्म हो गया है, डायग्राम हल्का एलोब्रेशन बस। उसके बाद रोजगार का सृजन होगा। नवीकरणीय ऊर्जा से बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होता है। आप देख रहे हैं कि कैसे जो है आप सोलर पैनल लगाने में, उसकी मरम्मती करने में, प्लांट स्थापित करने में, या जो मॉनिटरिंग करने में, क्रियान्वयन के दौरान, इस दौरान बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है। तो पर्यावरण की दृष्टि से, मेक इंडिया की दृष्टि से, स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा करण की दृष्टि से समझ रहे हैं। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा से कचरा की भी समाप्ति दूर होती है। अब जो बायोमास है, बायोमास जो कृषि अपशिष्ट, नगरीय अपशिष्ट, घरेलू कचरा, इससे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अब इससे क्या होगा, एक कचरा जो है का भी कमी हो गई है। स्वच्छ भारत की दिशा में भी, स्वच्छ भारत के अनुकूल भी है नवीकरणीय ऊर्जा। तो आपको इसी पॉइंट के आधार पे बस ये पॉइंट बोले हैं उसको लिख देना है और हल्का हल्का जो बोले हैं उसी तरीके से व्याख्या कर दीजिए, बस हो जाएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को आप समझ गए हैं। अब नवीकरणीय ऊर्जा में हम लोग सबसे पहले ऊपर वाला देख लेंगे, सौर ऊर्जा। चलिए देख लेते हैं। अब सौर ऊर्जा देखिए, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से 2 तरीके से ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। एक तो पानी गर्म करके, सूर्य की रोशनी से पानी गर्म करके उससे आप विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा क्या करते हैं, दूसरा है कि बैटरी से, फोटोवोल्टिक सेल है, उसके माध्यम से ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। अब प्रश्न आएगा कि सौर ऊर्जा की विकास क्यों बढ़ावा देना चाहिए। तो भारत में सौर ऊर्जा की व्यापक संभावना है, अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं। अगर आप देखेंगे अनुकूल भौगोलिक दशा में, तो देश के मध्य और पश्चिमोत्तर भाग में 10 महीने तक जो है सूरज की रोशनी होती है। भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है, समझ रहे हैं। हालांकि उत्तर भारत में करके रखा कि उत्तर जो है शीतोष्ण कटिबंध है, लेकिन इसके बावजूद भी देश के लगभग हर सभी भागों में जो है वर्ष भर, जो कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो वर्ष भर उच्च तापमान प्राप्त होती है। और उच्च तापमान के कारण जो है अगर आप देखेंगे तो भारत में जो है उष्मा की क्या स्थिति है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर ग्रीष्मकाल में 600 और सर्दियों में 500 कैलोरी ऊर्जा जो उष्मा जो है प्राप्त होती है। तो आप अनुकूल भौगोलिक दशा है सौर ऊर्जा के विकास के लिए, अनुकूल भौगोलिक दशा है। दूसरा है
चूंकि पहले ही बोले हैं कि यह पर्यावरण अनुकूल है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है, प्रदूषण नहीं फैलता है। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता बोले हैं, पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता को लागू करने के लिए भारत सरकार को ग्रीन हाउस गैसों को में जो है कटौती करना है, और यह कटौती होगा 2030 तक 2005 के स्तर से 33 से 35%। और इसके अलावा सरकार लक्ष्य निर्धारित किया है कि वह जो है 2030 तक अपनी ऊर्जा बास्केट में 40% जो है योगदान जो है नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करेगा, तो इससे भी प्राप्ति होगी। उसके बाद जो है अगला पॉइंट है जीवाश्म। अब भारत में जो है क्या है, जीवाश्म ईंधन का सीमित भंडार है, आप देख रहे हैं ना, सीमांत कोयले का भंडार आप देख रहे हैं, पेट्रोल का भंडार देख रहे हैं। विश्व की कोयला भंडार का 5% आपके यहाँ है, भारत में है। तेल के उत्पादन में देख लीजिएगा तो विश्व के कुल तेल उत्पादन का 0.42% आपके पास है, यानी अब 80% तेल का आयात जो है तेल की खपत जो है आयात से पूरा करते हैं। प्राकृतिक गैस, नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भी, जल विद्युत के मामले में भी समस्या है कि जो जलवायु परिवर्तन की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जलवायु परिवर्तन की वजह से जो है मानसून की अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। अब मानसून की अनिश्चितता से जो है नदी जल स्तर में गिरावट हो रही है। शहरीकरण, नगरीकरण को बढ़ावा देने से, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता में बढ़ावा होने से जल की मांग में भी वृद्धि हो रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो एक अलग चुनौती है जल विद्युत। परमाणु ऊर्जा के लिए आपके पास खनिज नहीं है, थोरियम है आपके पास, विश्व में थोरियम का सबसे अधिक भंडार है, लेकिन आप जो है थोरियम से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कैसे किया जाता है, इसका प्रौद्योगिकी अभी प्रारंभिक अवस्था में है। तो कई चुनौती है, लेकिन सौर ऊर्जा में ऐसी समस्या नहीं है। अगला है मेक इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए सौर पैनल है, बैटरी है, पाइप है, इस सब से क्या होगा, मेक इंडिया को, इससे उत्पादन बढ़ेगा इसका, तो मेक इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी ओर जहाँ ऊर्जा की कमी होगी उस कमी को दूर करके भी उद्योगों को जो है औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। तो सौर ऊर्जा का ये सब लाभ है, और रोजगार का भी सृजन होगा। और ऊर्जा गरीबी, यानी जो ऊर्जा गरीबी है, विभिन्न शहरों, विभिन्न गांवों, एक ही गांव के विभिन्न घरों, विभिन्न वर्गों, गांव शहर भी जो ऊर्जा में विषमताएं हैं वह भी दूर होगा। तो सौर ऊर्जा के ये लाभ है, सारा PDF में लिखा हुआ है, लिखिएगा। अब सौर ऊर्जा की चुनौती क्या है, तो सौर ऊर्जा की, अब मान लीजिए सौर ऊर्जा से संबंधित मूल्यांकन आ जाएगा तो उसमें महत्व अब आलोचना दोनों होगा, तब चुनौती देखिएगा एक कम व्यवहार्य है, यानी अभी भी इसकी व्यवहारिकता पर जो है पूरी तरीके से सटीक नहीं है। यह जो है सूर्य की किरणें निकलने पर ही जो है इससे विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। अब जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून की अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, मौसम की अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर है सोलर पैनल को जो है साफ धूल कण से साफ करने के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। अब भारत में पहले ही जल संकट है, सोलर पैनल लगाने के लिए बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता होती है। बढ़ती हुई शहरीकरण, जनसंख्या के कारण भूमि की मांग में पहले से ही जो है भूमि पर दबाव है, देख रहे हैं। इसके अलावा जो है सौर पैनल या PVC बैटरी के क्षेत्र में भारत का जो औद्योगिक क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र है, विनिर्माण पहलू है, वह कमजोर है। सौर उपकरण से संबंधित विनिर्माण पहलू भारत का कमजोर है। ज़्यादातर आप सौर पैनल का आयात करते हैं, इससे विदेशी मुद्रा की खपत होती है। इसके अलावा तकनीकी चुनौती भी जो है कम नहीं है, इसमें तकनीकी जो अब अनुसंधान विकास की भी समस्या है। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां हैं तो कुछ लाभ भी है। अब सौर ऊर्जा के विकास के लिए सरकार क्या प्रयास किया है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन। अब इसके तहत सरकार 2022 तक 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है, समझ रहे हैं, 1 लाख मेगावाट 2022 तक सौर ऊर्जा मिशन। उसके बाद 2 प्रकार के संस्थागत प्रयास भी किए गए हैं, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा निगम और सौर ऊर्जा संस्थान। सौर ऊर्जा संस्थान यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। यह नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान विकास को, प्रौद्योगिकी की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास करता है।
सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड जो है, सौर ऊर्जा भारतीय सौर ऊर्जा निगम, यह जो है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत जो भी सौर योजनाएं होती है, सौर ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं हैं, उसका क्रियान्वयन करता है। इसके अलावा सौर पार्क है। अभी भारत सरकार जो है अभी तक 40 सौर पार्क की मंजूरी दे दिया है, 15 राज्यों में 40 सौर पार्क, और इसमें जो है 26.3 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। और सौर पार्क एक प्रकार का क्या होता है, विकसित भूखंड होता है, जहां सौर ऊर्जा के विकास के लिए, उत्पादन के लिए सभी व्यवस्थाएं एक ही जगह होती है। अब भूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्वच्छ जल की व्यवस्था, परिवहन साधन, तकनीशियन, पर्याप्त मंजूरी की व्यवस्था। अभी हाल ही में एनटीपीसी की सहयोग कंपनी गुजरात के कच्छ में देश का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करने की योजना बना रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में सबसे बड़ा सौर पार्क जो है वहाँ स्थापित किया गया है, देख रहे हैं। उसके बाद भारत सरकार क्या किया है, एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यह भारत और फ्रांस मिलकर 2015 पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता के दौरान ही, या संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ही इसका जो है शुरुआत किए थे। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसका लक्ष्य है 2030 तक, यह याद रखिएगा, सौर ऊर्जा क्षेत्र में $1000 का निवेश जुटाना। $1000 होगा वहाँ, और 1000 जो है गीगावाट सौर क्षमता हासिल करना। और इसके लिए वह जो है पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय, अनुसंधान और विकास की जो है सहायता देने का काम करता है। यह कर्क और मकर रेखा में शामिल 121 देशों को जो है इसमें शामिल करने पर जोर था, अब विश्व भर के लिए खोल दिया गया है। स्वेच्छा से कोई भी देश इसमें जो है इस गठबंधन में शामिल हो सकता है। अभी प्रधानमंत्री हाल ही में एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड पहल का 2018 में इसका आह्वान किया था। एक देश एक विश्व एक सूर्य और एक ग्रिड पहल, इसके माध्यम से एशिया, अफ्रीका, एशिया के विभिन्न भागों को सौर ग्रिड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। एशिया और अफ्रीका को मिलाकर सौर ग्रिड से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिससे क्या होगा कि विभिन्न देशों के बीच जो है एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, इसमें जिस देश में ऊर्जा की खपत कम होगा, ऊर्जा की उत्पादन अधिक होगा, ऊर्जा अधिक प्लस जो है अधिक वाला देश होगा, और जहाँ ऊर्जा की कमी होगी वहाँ से इसको जो है आसानी से भरपाई की जा सकती है। पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो पुराने पंप है, जो कि सिंचाई के लिए जो है सौर पंप की स्थापना के लिए और किसानों की जमीन में सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो है इस योजना का जो है शुरुआत किया है। इसके तहत जो है जो किसानों को जो मौजूदा पंप है उसके स्थान पर सौर पंप, और अगर बंजर भूमि है उस पर सौर पैनल, सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। और इसके माध्यम से किसान जो है अपने बंजर जमीन पे सौर ऊर्जा का उत्पादन करके वह जो है आमदनी प्राप्त, अपने आय को बढ़ा सकता है। सौर पंप, भारत सरकार जो है किसानों को जो है सोलर पंप स्थापना करने के लिए पर्याप्त सब्सिडी दे रही है। तो सौर ऊर्जा के लिए भी कई प्रयास किए गए हैं, बस थोड़ा थोड़ा चर्चा आपको करना है, ज़्यादा नहीं। तो यह स्थिति है। तो सौर ऊर्जा के बारे में देख लिए हैं। अब हम लोग पवन ऊर्जा के बारे में देखिएगा। अब देखिए पवन ऊर्जा जो है कैसे उत्पादन किया जाता है, हम एक एक करके सब देखेंगे। देखिए बहती हुई वायु से पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। पवन ऊर्जा उत्पादन करने के लिए एक टरबाइन जो है लगा दिया जाता है, और उस हवा के द्वारा जो है टरबाइन चलाया जाता है, और उसी टरबाइन के माध्यम से हवा में स्थित गतिज ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में बदला जाता है। यानी हवा का रूप के सामने टरबाइन लगा दिया जाएगा और हवा से टरबाइन चलेगा, और उसी द्वारा बिजली की उत्पादन जो है किया जाता है। देखिए पवन ऊर्जा भी पहले ही बोले हैं कि यह पर्यावरण अनुकूल है,
और वायु जो है अनुकूल दशाएं में देख रहे हैं या इसका महत्व जो है यह पर्यावरण अनुकूल है। ये वायु जो है मुफ्त में उपलब्ध है, इसे सरलता से इसका दोहन किया जा सकता है और परिचालन रख रखाव निर्माण की दृष्टि से भी यह जो है क्या है, आसान है, सरल है। और साथ ही साथ पवन ऊर्जा के लिए कम भूमि की भी आवश्यकता होती है। तो ये पवन ऊर्जा के अनुकूल दशाएं है या पवन ऊर्जा के लिए जो महत्व होगा यह देखिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा में जो महत्व दिखाए हैं सारा महत्व एक जगह याद कर लीजिएगा, कोई एनर्जी आ जाएगा नवीकरणीय का वो महत्व लिखिएगा। पर्यावरण अनुकूल, कम भूमि की जरूरत, रख रखाव की सरल व्यवस्था, वायु जो है निःशुल्क उपलब्ध है बिना पैसा के। अब देखिए भारत सरकार पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 जो है लागू किया है और इसके माध्यम से पवन ऊर्जा के समुचित विकास पर जो है जोर दिया गया है। तटवर्ती पवन ऊर्जा परियोजना के लिए तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के विकास के लिए एक राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किया गया है और यह भी पवन ऊर्जा के दोहन के लिए जो है अनुकूल व्यवस्था जो है का प्रावधान करता है। पवन सौर ग्रिड हाइब्रिड गलियारा नीति, अब इसके माध्यम से पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा से जो उत्पादन होगा उसको संयुक्त रूप से जो है मिला दिया जाएगा और फिर दूसरे जगह सप्लाई किया जाता है। तो ये भी शुरुआत किया गया है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान का गठन किया गया है। यह पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और प्रौद्योगिकी का जो है के लिए कार्य करता है। तो सरकार भी पवन ऊर्जा के लिए कई प्रयास किया है। और पवन ऊर्जा के लिए क्षेत्र में क्या चुनौती है, एक तो इसके लिए भारत में सीमित भौगोलिक दशाएं है, खास करके दक्षिण भारत के तटीय राज्य है, गुजरात है, इसी क्षेत्रों में है। उत्तर भारत में इसकी संभावना नहीं है क्योंकि समुद्र से जो पवन आता है उससे जो है टरबाइन चलाया जाता है। दूसरी ओर है कि इससे पर्यावरण चुनौती भी है और पवन ऊर्जा जब टरबाइन चलता है तो बड़ा तेजी से आवाज़ आता है, तो ध्वनि प्रदूषण इससे फैलता है। अब विद्युत चुंबकीय व्यवधान पवन बिजली संयंत्र से क्या होता है, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होता है वो वायु में प्रसारित होता है, जो वन जीव जंतु दूरदर्शन इस सब को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और पवन जो है हमेशा पवन नहीं चलता है, इसलिए जिस समय बिजली की मांग होगी पता चलेगा हवा नहीं चल रहा है, पवन नहीं चल रहा है। दिक्कत होती है, मांग और पूर्ति में हमेशा असंतुलन बना रहता है। भारत में पवन ऊर्जा के लिए कुछ जगह है। अब अगर देखेंगे पवन ऊर्जा के लिए भारत में अगर अनुकूल जगह, तो आप जो है भारत में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल जगह जो है दक्षिण भारत में जो है मूल रूप से पवन ऊर्जा के लिए जो है अनुकूल दशाएं जो है और बायोमास जो है और पवन ऊर्जा के लिए सरकार भी जो है 2022 तक 60,000 मेगावाट जो है ऊर्जा का उत्पादन पवन ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ये भी याद रखिएगा। बायोमास ऊर्जा यह जो है कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, शहरी अपशिष्ट से इसका उत्पादन किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 500 मिलियन टन कृषि और कृषि आधारित औद्योगिक अपशिष्ट जो है हर साल पैदा होता है। इसके अलावा बड़े पैमाने शहरीकरण बढ़ रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से कचरा की मात्रा बढ़ेगी। और इसके अतिरिक्त जो है भारत में जो है बड़े पैमाने में पशुधन पाया जाता है। इससे जो गोबर है या गोबर मतलब जो पशुधन से संबंधित जो है जो गोबर होता है उसके माध्यम से भी जो है इसका उत्पादन किया जा सकता है। तो भारत में बायोमास ऊर्जा की संभावना भी काफ़ी है। एक तो 500 मिलियन टन प्रति वर्ष जो है अपशिष्ट पैदा होता है। शहरीकरण, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के कारण भविष्य में इसकी बढ़ने की संभावना है। दूसरा है कि बड़े पैमाने पर पशुधन है जिससे सरलता से गोबर उपलब्ध है और इसके माध्यम से पवन ऊर्जा के विकास से क्या होगा कि जैविक खाद की भी पूर्ति हो जाती है, कचरे के निपटान में भी सहायता होता है और यह पर्यावरण अनुकूल है। इसके माध्यम से भी जो है ऊर्जा का उत्पादन जो है किया जाता है। और पवन ऊर्जा के विकास के लिए सरकार जो है
2022 तक 10,000 मेगावाट जो है बायोमास 10,000 मेगावाट जो है बायोमास ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। और सरकार जो है बायोमास पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश लागू किए हुआ है। और 2018 के बजट में 18-19 के बजट में गोवर्धन योजना जो है लॉन्च किया गया है। इस गोवर्धन योजना से किसान जो है कृषि अपशिष्ट पशु अपशिष्ट से वो ऊर्जा उत्पादन करके आय में जो है ऊर्जा उत्पादन करके अपने आय को बढ़ा सकता है। तो यह स्थिति है। तो बायोमास ऊर्जा के लिए भी सरकार कई प्रयास किया है। लघु जल विद्युत 2 मेगावाट से लेकर 25 मेगावाट तक के जल विद्युत परियोजना को लघु जल विद्युत परियोजना कहते हैं। लघु जल विद्युत परियोजना जो है भारत में नदी नहरों तालाबों का बड़ा जाल बना हुआ है। लघु जल विद्युत परियोजना क्या होता है कि छोटे छोटे नहरों पे तालाबों पे तटों पे स्थापित करके आसानी से इसका विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह जो है पर्यावरण अनुकूल होता है। इससे जो है भूमि की भी समस्या नहीं होती है, जैव विविधता पर भी कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि बड़े जल विद्युत परियोजना से पानी को जो है एक जमा करने के लिए एकत्र करने के लिए डैम का बांध का निर्माण किया जाता है। और उसमें जो है भूमि जल पशु पक्षी जैव विविधता जो है जल जमाव के कारण क्या होता है उसको नुकसान होता है। लेकिन इसमें ऐसी स्थिति नहीं है। और दूसरी ओर निवेश भूमि पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल है। दूसरा भाग कि स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे मान लीजिए आप ही को जो है ऊर्जा की आवश्यकता है, तो आप अपने नहर पे या तालाब में इसको स्थापित करके आसानी से विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। स्थानीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार का भी सृजन होगा पवन ऊर्जा से। और नदी जलधारा में बदलाव की संभावना नहीं रहती है, बाढ़ की भी आशंका नहीं रहेगी। बड़े बड़े जल विद्युत परियोजना में क्या होता है बाढ़ की भी आशंका रहती है। पानी ज़्यादा जमा होने पर छोड़ा जाता है, पानी छोड़ने पर क्या होता है बाढ़ आ जाता है। तो वह स्थिति है लघु जल विद्युत परियोजना। बायोमास आप देखिए लिए। अब हम लोग सागरीय ऊर्जा में देखेंगे ज्वारीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा देखिए समुद्र में जो है ज्वार भाटा आता रहता है। आप देखते होंगे 24 घंटे में 2 बार ज्वार 2 बार भाटा आता है। आप ज्वार भाटा के दौरान क्या होता है ज्वार के दौरान पानी जो है ऊपर उठकर नीचे गिरता है। अब भाटा के दौरान पानी जो है ऊपर मतलब भाटा के दौरान पानी पीछे गिरता है। तो तटीय क्षेत्रों में क्या होता है कि जहाँ का तट कटा फटा होता है वहाँ पर बांध बना दिया जाता है। जब ज्वार आता है ज्वार भाटा के दौरान जब ज्वार आता है तो पानी जो है क्या होता है उछाल मार के उस बांध में आ जाता है। और जब ज्वार शांत हो जाता है तो अब बांध के माध्यम से जल जो है जल को छोड़ा जाता है। उसी दौरान टरबाइन चलाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। लेकिन यह वही उपयोगी होता है जहाँ का तट जो है कटा फटा होगा। अगर भारत का तट देखेंगे तो पश्चिमी यूरोपीय देशों के तरफ फ्रांस की तुलना में नीदरलैंड की तुलना में इंग्लैंड की तुलना में भारत का तट कटा फटा नहीं है। इसलिए यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा की संभावना नहीं होती है, नहीं कम है। लेकिन इसके बावजूद भारत में जो है ज्वारीय ऊर्जा के लिए जो है कई जो है प्रयास किए गए हैं। आप देखिए कैम्बे की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, डायमंड हार्बर इस समय जो है ज्वारीय ऊर्जा की संभावना है। संभावना ठीक है। तो भारत में जो है आप देख लिए और भारत में ज्वारीय ऊर्जा के कांडला में जो है ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। अब हम लोग तापीय ऊर्जा पर देखेंगे। भूतापीय ऊर्जा एक और है भूतापीय ऊर्जा। और भूतापीय ऊर्जा में देखेंगे यह ऊर्जा पृथ्वी देखिए भूतापीय ऊर्जा क्या होता है एक और भूतापीय हम लिखेंगे। भूतापीय ऊर्जा क्या होता है कि पृथ्वी के नीचे जब आप जाएंगे मिट्टी आप खोदते होंगे तो देखते होंगे मिट्टी गर्म होता है। तो भूतापीय ऊर्जा जो है धरातल से पृथ्वी के नीचे 10 मीटर की गहराई तक जो है 10 किलोमीटर की गहराई तक जो है से इसका उत्पादन किया जाता है। अब जो है नीचे जाएंगे प्रति 28 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होती है। तो इसको जो है गड्ढा खोद के और उसमें पानी से को क्या किया जाता है गर्म करके मतलब गड्ढा खोद दिया जाता है
और पानी ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। उसी से जो है क्या करता है, टरबाइन चलाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। टरबाइन चलाकर विद्युत का जो है उत्पादन जो है किया जाता है। यानी अब चट्टानी जगहों पे अगर आप देखेंगे तो नीचे जो है काफ़ी गर्म सतह होता है, और उस चट्टानी जगहों पर पानी आप जो है पानी का प्रवेश करा के, और चूंकि पानी गर्म हो जाएगा तो पानी गर्म हो जाने के बाद जो है उसके माध्यम से टरबाइन चलाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। गर्म जल सोते आपका नाम सुने होंगे, राजगीर वगैरह में गर्म जल सोते हैं, तो वहां पर भी विद्युत का उत्पादन, भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अगर आप देखेंगे भारत में भूतापीय ऊर्जा, तो लद्दाख के पुरगा घाटी, मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण, छत्तीसगढ़ के तातापानी, अंडमान निकोबार के नारकोंडम और बैटम द्वीप में जो है भूतापीय ऊर्जा की संभावना है। छत्तीसगढ़ के महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्णा में भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए 5 किलोवाट का एक जो है संयंत्र स्थापित किया गया है। लेकिन भारत में भूतापीय ऊर्जा की संभावना कम है। 340 ऐसे स्थान हैं जहां भारत में जहां भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन यह विकास की अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ये भूतापीय ऊर्जा हम देखे हैं, अब हम लोग तापीय ऊर्जा पर चर्चा करेंगे। तो तापीय ऊर्जा देखिए, समुद्रों और महासागरों में आप देखेंगे, समुद्र महासागर में जो जल का सतह होता है वह क्या होता है, सूर्य की रोशनी से जो है अधिक उसका तापमान हो जाता है। जब नीचे जाएंगे तो उसका तापमान कम होता है। तो इसी जो है ऊपर के तापमान और नीचे के तापमान के अंतर से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब कहिए कि विद्युत का उत्पादन जो है कैसे किया जाता है, तो देखिए अब तापीय जो समुद्र तापीय ऊर्जा का उत्पादन जो किया जाएगा, और वह ऊपर के समुद्र के ऊपर के सतह का नीचे के सतह के तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होगा, तभी जो है इसकी उत्पादन जो है किया जा सकता है। तो यह तापीय ऊर्जा है। और भारत में, चूंकि भारत विषुवत रेखा के निकट होने के कारण दक्षिण भारत के इसमें तापीय ऊर्जा की संभावनाएं जो है भारत में है। तो खास करके तमिलनाडु, केरल के बिंझी ग्राम थानेश्वरी में तापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित भी किया गया है। अब हम लोग जो है तरंग ऊर्जा देखेंगे। देखिए समुद्र की लहरों से जो लहरों में जो तरंग होता है उसी से तरंगी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अब कैसे उत्पादन किया जाता है, समुद्र से के लहरों से दो प्रकार से जो है तरंगी ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। पहला है, एक बड़ा हौज बनाया जाता है और उसके नीचे टरबाइन लगा दिया जाता है। टरबाइन लगा दिया जाएगा और क्या किया जाएगा, उसके नीचे जनरेटर होगा। जब लहर हौज के नीचे भीतर प्रवेश करता है तो अपने मन टरबाइन जो है चलने लगता है, जनरेटर चलने लगता है। ऐसे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। दूसरा है कि समुद्र पर जो है बड़े बड़े पाइप बिछा दिया जाता है और उस पाइप में जनरेटर टरबाइन लगा दिया जाता है, ऊपर नीचे होता है, इसी दौरान जो है टरबाइन चलता है, ऐसे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो समुद्र के जो तरंग होता है, लहरों में जो तरंग होता है, उससे भी ऊर्जा का उत्पादन जो है किया जाता है। तो यह तरंगीय ऊर्जा आप देख लिए हैं। इसकी भी जो है संभावना जो है, यह भी पर्यावरण अनुकूल है, स्वच्छ है। सारे नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण अनुकूल है, स्वच्छ है, वही रोजगार का सृजन होगा, ऊर्जा न्याय की ऊर्जा गरीबी दूर होगी, सतत विकास लक्ष्य 7 की प्राप्ति होगी। सब में वही पॉइंट लिखिए, कॉमन पॉइंट। तो तरंगीय ऊर्जा देख लिए हैं। अब जैव ईंधन जो देखिए, जैव ईंधन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है। जैव ईंधन, अब देखिए जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ मतलब खास करके जो पौधे हैं, कुछ विशेष प्रकार के अनाज है, अनाज जो है जैविक पदार्थ, अनाज, टूटा हुआ तेल, पका हुआ तेल, टूटा हुआ अनाज, इस सब से जो है जैविक ईंधन जो है, जैव ईंधन जो है प्राप्त किया जाता है, जैव हाइड्रोकार्बन। और यह भारत के लिए जो है रणनीतिक इसका महत्व है। अब देखिएगा जैव ईंधन से क्या होता है, एक तो कौशल विकास, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत के अनुकूल है। जैव ईंधन से क्या होता है, टूटा हुआ अनाज,
रतनजोत के पौधे आप देख रहे होंगे, पका हुआ तेल, मकई, कसोबा, आलू, सड़ा हुआ आलू, इस सब से उत्पादन किया जाता है। तो इससे उत्पादन होता है तो क्या होगा, अब इससे अगर ईंधन का मान लीजिए किसान आलू फेंक देता है, गृहिणी जो है पका हुआ तेल जो है बार बार उसका उपयोग करता है, पके हुए एक बार पका लिए सामान और फिर दूसरा उसी तेल में पका रहे हैं, इससे स्वास्थ्य समस्या पैदा होता है। जो विभिन्न प्रकार के कचरा होता है, अब आलू फेंक दीजिए सड़ जाता है, तो इस सब से जो है, या विभिन्न प्रकार के कृषि अपशिष्ट होता है, अब इस सब से जो है क्या होता है, एक तो प्रदूषण फैलता है, कचरा फैलता है, तमाम तरीके की बीमारी होती है। अब इस सब से अगर जैव ईंधन का उत्पादन अगर किया जाता है तो स्वच्छ भारत को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादन कीजिएगा तो ऊर्जा का उत्पादन होगा, मेक इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी, रोजगार सृजन होगा, और सबसे बड़ा काम है जैव ईंधन से एथेनॉल का उत्पादन होगा, जिससे गाड़ियों में भरकर आसानी से चलाया जा सकता है। तो आप जैव ईंधन के बारे में देखेंगे, जैव ईंधन के हम एक एक प्रयास जो है देख रहे हैं। अब जैव ईंधन के प्रकार कितने हैं देखेंगे। सबसे पहले जैव ईंधन का उपयोग देख लीजिए। जैव ईंधन का क्या उपाय है कि सबसे पहले जैव ईंधन से इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है, और इस इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर अगर आप यूज करते हैं तो पेट्रोल जो है पूरी तरीके से जलता है, प्रदूषण नहीं फैलेगा। गाड़ियों में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक तो प्रदूषण नहीं फैलेगा और पेट्रोल पूरी तरीके से जलेगा, धुआं नहीं फेंकेगा। तो सरकार का लक्ष्य है 2025 तक 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिश्रित करने की योजना है। सरकार लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा। तो आप इसको गाड़ियों में इस्तेमाल करने से एक तो गाड़ियों में प्रदूषण नहीं फैलेगा, दूसरी ओर गाड़ियों में ईंधन भी पर्याप्त रूप से जलेगी। पहला, अभी हाल ही में बीपीएससी में क्वेश्चन आ गया है, ब्लू शिफ्ट कंपनी है अमेरिका की, ये क्या किया है कि जो रॉकेट है इसमें जो है जैव ईंधन का इस्तेमाल किया है। इस जैव ईंधन के उस रॉकेट का नाम था स्टारडस्ट 1, और परंपरागत ईंधन की तुलना में जैव ईंधन के इस्तेमाल से जो है क्या हुआ, रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। और इसकी योजना है कि भविष्य में हम छोटे छोटे उपग्रहों को जैव ईंधन के माध्यम जैव ईंधन द्वारा चालित जो है रॉकेट से ही प्रक्षेपण करना। इससे क्या होगा, जो रॉकेट में से परंपरागत ईंधन से जो प्रदूषण फैलता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, लागत में वृद्धि होती है, यह समाप्त हो जाएगा। यानी स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा और कम पैसे में भी छोटे छोटे उपग्रहों को भेजना आसान होगा। अब यह क्वेश्चन आ गया है, अब इस क्वेश्चन में क्या लिखिएगा, जब तक सबसे पहला तो जैव ईंधन की परिभाषा दीजिए। अब जैव ईंधन की परिभाषा के बाद जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टारडस्ट 1, अब स्टारडस्ट 1 के बारे में आप लिखिए। अब जैव ईंधन का ही इस्तेमाल किया गया है, तो यह एक प्रकार अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है जो परंपरागत ईंधन की तुलना में जैव ईंधन से संचालित होगा। इसकी निर्माण जो है ब्लू शिफ्ट नामक कंपनी किया है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूल तकनीकियों के माध्यम से छोटे छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करना। इससे स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा, ईंधन की खपत कम होगी। अब इससे क्या होगा, जैव ईंधन को बढ़ावा मिलेगा, अब इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, कचरा जो है का निपटान होगा, स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। आप देख रहे हैं ना, रोजगार का सृजन होगा, वैश्विक स्तर पर जो ऊर्जा संकट है वह जो है दूर होगा, या रॉकेट द्वारा जो प्रदूषण होता है वह समाप्त होगा। आपको इसको लिखने के लिए आपको जैव ईंधन पढ़ना ही पड़ेगा। सीधे आप स्टारडस्ट 1 पर कैसे लिखिएगा, जैव ईंधन के बारे में तो परिभाषा दीजिएगा ना। जहां देखिए बीपीएससी क्या किया है पिछले कुछ वर्षों से, एक लाइन वन लाइनर जो है टट डाल देता है,
उस पर कहता है मेंस का आंसर लिखने के लिए। अब मान लीजिए 400 शब्द में लिखना है, 400 शब्द में लिखने के लिए अब उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, उस विषय वस्तु के बारे में। बिना विषय वस्तु की जानकारी के आप कैसे लिखेंगे? तो इसका उपयोग किया जाता है। अब बायोडीजल है, अब सरकार जो है लक्ष्य रखा है जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति में 2030 तक डीजल में भी 5% जो है एथेनॉल मिलाना है बायोडीजल में। अब जो पेट्रोल का काम होगा, अभी डीजल पूरी तरीके से चलेगा, डीजल इंजन से प्रदूषण कम फैलेगा, सरकार ये भी टारगेट रखा है जैव ईंधन से। इसके अलावा जैव ईंधन से गाड़ियों में सीएनजी, अब देखिए अभी कंप्रेस्ड बायोगैस जो है सीएनजी जो है इसका भी उत्पादन किया जाता है। ये जो है कुछ उद्योगों में, कारखानों में, परिवहनों में इसका इस्तेमाल आसानी से किया जाता है। अब जैव ईंधन से क्या लाभ होता है? जैव ईंधन का लाभ तो हम आपको बोले ही हैं कि जैव ईंधन से क्या होगा। एक तो टूटे फूटे अनाज, खाद्य वस्तुएं, पेड़ पौधे, इससे उत्पादन होने से इसको क्या होगा, एक तो किसानों की आय में वृद्धि होगी, किसान वही फसल का उत्पादन करेगा जिससे जैव ईंधन का उत्पादन होगा, किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी। अब स्थानीय क्षेत्रों में इसका उत्पादन करने के लिए लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जैव ईंधन का संयंत्र स्थापित किया जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, मेक इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, INDC जो है पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता के भारत की जो कमिटमेंट है वह पूरा होगा, ऊर्जा की कमी दूर होगी, स्वच्छ भारत को बढ़ावा मिलेगा, कौशल विकास को, चूंकि जैव ईंधन एक नया टेक्नोलॉजी है, इससे क्या होगा, कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा, मेक इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। तो तमाम ऐसे जो है स्थानीय क्षेत्रों का विकास होगा। अब जैव ईंधन कितने प्रकार है? जैव ईंधन देखिए, जैव ईंधन के प्रकार जो है अगर देखेंगे तो बायोएथेनॉल है, बायोडीजल है, और बायो सीएनजी है, और बायोजेट है। सबका अलग अलग है और अलग अलग देखेंगे। बायोएथेनॉल पेट्रोल में, बायोडीजल गाड़ी में, डीजल गाड़ियों में, बायो सीएनजी भी जो है गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। बायोजेट से रॉकेट, जेट ये सब जो है उड़ाए जाते हैं। जैव ईंधन की कितने पीढ़ियां हैं? जैव ईंधन की 4 पीढ़ियां हैं। प्रथम पीढ़ी में गेहूं, गन्ने, अन्य खाद्य फसलों से जैव ईंधन का उत्पादन किया जाता है। द्वितीय पीढ़ी में लकड़ी, घास, गैर खाद्य पदार्थों से उत्पादन किया जाता है। तीसरी पीढ़ी में शैवालों से उत्पादन किया जाता है। और चौथा पीढ़ी जो है संधारणीय ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड के भंडारण और संग्रहण की एक पद्धति है जैव ईंधन में। अब जैव ईंधन के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है? तो आप इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम, भारत सरकार इस कार्यक्रम को 2003 में ही शुरू किया था। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत जो है भारत सरकार की योजना है कि 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिश्रित किया जाए, या 20% मिश्रित एथेनॉल, या 20% जो है पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रित ईंधनों का उपयोग को जो है बढ़ावा दिया जाए। 2025 तक इसका टारगेट है। उसके बाद जो है सतत योजना शुरू किया गया है, यह पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य संपीड़ित गैस जो है, कंप्रेस्ड जो है बायोगैस का उत्पादन करना, इसके संयंत्र की स्थापना करना और वाहनों में उपयोग को बढ़ावा देना। गोवर्धन योजना शुरू किया गया है। इसके माध्यम से पशु के गोबर से और ठोस अपशिष्ट CBG जो है और गोबर गैस जो है कंपोस्ट का उत्पादन करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा विद्वान नहीं बनना है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 लागू किया गया है। इस नीति में जैव ईंधन को प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी में श्रेणीबद्ध किया गया है। नई नीति में जो है फर्स्ट पीढ़ी की तुलना में द्वितीय पीढ़ी में अधिक प्रोत्साहन देने की बात की गई है। दूसरा है कि गन्ने का रस, भुट्टा, कसावा, बेकार अनाज, सड़ा हुआ आलू से भी जैव ईंधन उत्पादन करने के लिए अनुमति दिया गया है।
और अगला पॉइंट इसमें है नीति में, नई नीति में गैर खाद्य तेलों, पका हुआ तेलों से भी जो है जैव ईंधन के उत्पादन करने का जो है मंजूरी दिया गया है। अभी बिहार सरकार भी जो है पूरे भारत में जैव ईंधन नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। बिहार सरकार की जैव ईंधन की नीति भी कमोबेश यही है, इसी को मान्यता देता है। उसके कुछ टारगेट है जो हम बिहार स्पेशल में चर्चा करेंगे। अब बिहार में जैव ईंधन से को बढ़ावा देने से क्या लाभ होगा, तो बिहार का औद्योगिकरण होगा, बिहार में रोजगार का सृजन होगा, बिहार को किसानों के आय बढ़ेगा, बिहार में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बिहार में प्रदूषण कम होगा। यही सब ना है। अब इसी चीज को लिखना है, बस इतना पॉइंट अगर आपको याद गया ऑफिसर बन जाइएगा। हम डायमेंशन बता रहे हैं, आपको व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल खाली एरिया जान लीजिए, वही रोजगार, वही किसानों के आय को दुगुना, पर्यावरण सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, बस इतना जानना है। इसी आधार पर आंसर लिखा जाएगा जैसा कि मेरा मानना है। तो उसके लिए आप लोगों को जो है चिंता करने की बात नहीं है। तो हम लोग देख लिए हैं, और अब जो है बायोमास देख लिए, जैव ईंधन के लिए देखिए लिए हैं। अगला पॉइंट है जैव ईंधन का लाभ तो हम बता ही दिए हैं, ऊर्जा क्षेत्र में मेक इंडिया हम बता ही दिए हैं। अब हम लोग फेम 2 पर चर्चा करेंगे, हरित राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। देखिए 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे प्रधानमंत्री इसकी घोषणा किए थे, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन का। इसके माध्यम से सरकार जो है देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत किया है। और सरकार इसके लिए 2021-22 के बजट में 10,000 करोड़ रुपया जो है भी प्रस्तावित किया था। और इस राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की जो है कि कुछ विशेषताएं हैं। यह राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन सरकार के हाइड्रोजन ऊर्जा पर सरकार के दृष्टिकोण और इरादे और दिशा को यह मिशन जो है स्पष्ट करता है। यह मिशन जो है अल्पावधि 4 वर्षों के लिए विशिष्ट रणनीति या दीर्घावधि 10 वर्षों के लिए विशिष्ट सिद्धांतों को सामने रखता है। इसका मूल उद्देश्य है मूल श्रृंखला में हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन ईंधन ऊर्जा के निर्माण के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में बदलना। यानी हाइड्रोजन ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा निर्माण में भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में बदलने के लिए इसकी शुरुआत किया गया है। हाइड्रोजन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन ऊर्जा के एक वैश्विक केंद्र में बदलने के लिए इसका टारगेट है। और हाइड्रोजन ऊर्जा, इसका अगला पॉइंट है हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए मांग का सृजन करना, हाइड्रोजन ऊर्जा के दोहन के लिए अनुसंधान विकास को प्रोत्साहित करना। अब हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है जिससे शून्य उत्सर्जन होता है। भारत में हाइड्रोजन ऊर्जा या हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन 3 स्रोतों से होता है। एक कोयला से होता है, दूसरा होता है प्राकृतिक गैस से, और दूसरा होता है सौर पवन ऊर्जा से। तो कोयला से जो हाइड्रोजन उत्पादन होता है उसको ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन ईंधन। नवीकरणीय ऊर्जा से जो हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन होता है उसको ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा कहते हैं। और जो प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन होता है, ईंधन उत्पादन होता है, उसको ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। भारत में 100% हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन जो है प्राकृतिक गैस से होता है। भारत में हाइड्रोजन ऊर्जा की क्या संभावना है, तो आप जानते ही सौर और पवन ऊर्जा की असीम संभावनाएं भारत में है। कोयला के भंडार भी कम नहीं है, विश्व के 5वां कोयला का भंडार है, तो आसानी से इसका दोहन किया जा सकता है। और सरकार का इस पर जोर भी है। सरकार हाइड्रोजन ऊर्जा के अब विकास के लिए क्या क्या प्रयास किया है, तो सबसे पहले कोयला मंत्रालय जो है हाइड्रोजन ऊर्जा के दोहन के लिए एक टास्क फोर्स समिति का गठन किया है। बजट में हाइड्रोजन ऊर्जा
कि 10,000 करोड़ रुपया, वहाँ 1500 करोड़ है, गलत होगा, 10,000 करोड़ का व्यय प्रस्तावित किया गया था और राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू किया गया है। तो यह हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए सरकार का दृष्टिकोण है। अब हाइड्रोजन ऊर्जा का क्या लाभ होगा, एक क्वेश्चन आ रहा है। अब सबसे पहले यह पर्यावरण अनुकूल है। स्टील उद्योग में इसके निर्माण से स्टील की लागत कम होगी। आप देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन ऊर्जा का उत्पादन होगा, मेक इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। मेक इंडिया को दो तरीके से, एक तो स्वयं हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन होगा तो उसके लिए सहायक उपकरण संयंत्र से मेक इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, विनिर्माण को, और दूसरी ऊर्जा की कमी को दूर करेगा। वाहनों में ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा अधिशेष नवीकरणीय ऊर्जा को हाइड्रोजन ईंधन के रूप में संचित किया जा सकता है। तो यह जो है, और तेल से भारत के आयात भी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तेल पर से भारत के आयात पर, तेल के आयात पर से भारत की निर्भरता भी कम होगी, ऊर्जा गरीबी दूर होगा। तो हाइड्रोजन ऊर्जा की स्थिति है। अब हाइड्रोजन ऊर्जा के मार्ग में चुनौती है। हाइड्रोजन ऊर्जा के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है कोयले से। अब इस दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के संग्रहण करना और उसका संग्रहण करना और उसको रोकना खास करके टिकाऊ तरीके से एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। नई टेक्नोलॉजी है, अभी संधारण ऊर्जा विकास की प्रारंभिक अवस्था में है। भारत के मथुरा में अभी हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए एक संयंत्र स्थापित की जा रही है और अनुसंधान विकास की चुनौती है, टेक्नोलॉजी की चुनौती है। तो हाइड्रोजन ऊर्जा, अब हम लोग फेम इंडिया के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अभी भारत सरकार सबसे पहले 2011 में विद्युत चालित वाहन को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, 2011 में नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन को मंजूरी दिया था और उसके बाद इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्लान का उद्देश्य है भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को या बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा देने के अनुकूल एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। सरकार क्या किया था कि राष्ट्रीय नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भाग के रूप में फेम इंडिया 2 की शुरुआत किया था। फेम इंडिया 1 में जो है मुख्य रूप से चार्जिंग, यही प्रचार, मांग, प्रोत्साहन, चार्जिंग अवसंरचना पर जोर दिया गया था। और इस फेम इंडिया 1 की सफलता से और उसके परिणामों से उत्साहित होकर सरकार 2019 में, खास करके 1 अप्रैल 2019 को से अगले 3 वर्ष के लिए फेम 2 योजना की शुरुआत किया है। इसका भी घटक जो है प्रचार, मांग, प्रोत्साहन, चार्जिंग अवसंरचना है। देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन तभी बढ़ावा मिलेगा जब इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में लोगों की जो जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को क्रय करने के लिए आप प्रोत्साहन करेंगे और बैटरी चार्ज कराने के लिए जगह जगह चार्जिंग की अवसंरचना होगी। तो यही 3 मूल चीज़ें हैं। सरकार इसके लिए फेम 2 में इसके 3 घटक है, शुरुआत कर रही है। अब सरकार बैटरी चालित वाहन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किया है वह देखिएगा। सबसे पहले फेम 2 की विशेषता देख लिए। सरकार फेम 2 की विशेषता में रखा है 2019 से अगले 3 वर्ष यानी 2022 तक 10,000 जो है 7,090 ई बसों, बिहार में भी इलेक्ट्रॉनिक बस की शुरुआत की गई पटना के सड़कों पे। 5 लाख तिपहिया वाहन, 55,000 ई चौपहिया कार और 10 लाख ई दोपहिया वाहनों की सहायता से मांग सृजन करने का लक्ष्य रखा है। और भारत सरकार क्या किया है कि बैटरी चालित वाहनों को परमिट से छूट
दिया है, परमिट से छूट और अन्य प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाते हैं। जीएसटी, अब देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। चार्जिंग अवसंरचना को मंजूरी दिया गया है। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे राजमार्ग को ई वाहनों के लिए अनुकूल राजमार्ग जो है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए अनुकूल राजमार्ग घोषित किया गया है। और सड़क एवं राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए ग्रीन नंबर प्लेट की अधिसूचना जारी किया है। और इसके अलावा और भी प्रयास की जा रही है, प्रमुख रूप से यही प्रयास है। तो जीएसटी, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपकरणों पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर 5, चार्जिंग अवसंरचना की मंजूरी, इलेक्ट्रॉनिक बसों की मंजूरी दी गई है। ई वाहनों के लिए अनुकूल एक्सप्रेसवे, ई वाहनों के लिए ग्रीन नंबर प्लेट की अधिसूचना जारी किया गया है। तमाम ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। अब हम लोग फेम 1 जो है, अब ग्रीन बैटरी चालित वाहन है, इसका क्या लाभ होगा? तो देखिए सबसे पहला लाभ तो देखिएगा फेम इंडिया 1 में जो है या महत्व में भारत सरकार 2.8 लाख हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लगभग 359 करोड़ के माध्यम से शुरुआत किया गया था। और इसके माध्यम से 2.8 लाख हाइब्रिड वाहनों को जो है क्रय भी किया गया था। इससे भारत सरकार को 50 मिलियन टन जो है तेल की बचत हुई है, ईंधन की बचत हुई है। 124 मिलियन किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का बचत हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से आप देख रहे हैं 2.8 लाख हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से सरकार को 124 की मिलियन किलोग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हुआ है और 50 मिलियन लीटर तेल की बचत हुई है। इससे स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन की दिशा में सरकार का जो कमिटमेंट है पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता को लागू करना, ये लागू हो रही है। लोगों की स्वास्थ्य गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, क्योंकि बैटरी चालित वाहन 2 तरीकों से स्वास्थ्य को लाभ दिला रहा है। एक तो बैटरी चालित वाहन से प्रदूषण नहीं फैल रहा है और दूसरा है कि साउंड भी कम होता है, ध्वनि प्रदूषण को कम कर रहा है। और दूसरी ओर क्या कर रहा है कि जो स्वच्छ ऊर्जा होता है इससे स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ता है। जो माथा दर्द करना होगा, कैंसर की बीमारी होना, सांस फूलना, ट्यूबरकुलोसिस होना, ये प्रदूषण से होता है। इससे जो है छुटकारा मिलेगा बैटरी चालित। और बैटरी चालित वाहन से भारत के मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। अब मेक इन इंडिया, अब बैटरी चालित वाहन का निर्माण होगा, ऑटोमेटिक जो है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। अब बैटरी चालित वाहन से बैटरी हो या विभिन्न प्रकार का वाहन है, बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर, अब ऊर्जा सुरक्षा, अब भारत सरकार अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 80% आयात करता है। 80% आयात करता है, उससे बड़े पैमाने पर पेट्रोल डीजल की खपत होती है, बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा की खपत होती है। अब बैटरी चालित वाहन से क्या होगा, तेल के आयात पर से भारत की निर्भरता कम होगी। और सरकार, आप पहले ही जानते हैं कि भारत अपने निर्यात आय का 40% तेल के आयात पर खर्च करता है। यह बचेगा, निर्यात आय बचेगा, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार वृद्धि होगी, देश के आर्थिक विकास होगा। बैटरी चालित वाहन से लोगों को रोजगार का भी सृजन होगा। विभिन्न बैटरी चालित वाहन से अब जो है क्या होगा, बैटरी चालित वाहन में अब देखिए रिक्शा वाला बैटरी खाने से कई लोगों को रोजगार मिल गया है। बनाने में रोजगार मिलेगा, मरम्मती में रोजगार मिलेगा, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होगी, तेल के आयात पर से निर्भरता कम होगा, टेक्नोलॉजी के आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। तो बैटरी चालित वाहन का भी कई लाभ है जो आप देखे हैं। दोस्तों, अब हम लोग यह टॉपिक समाप्त हो गया है। अब हम लोग आगे जो है नवीकरणीय ऊर्जा पर चर्चा करेंगे।
इस वीडियो को आप देखिएगा, बहुत सारा चीज़ें जो है ऊर्जा क्षेत्र में मेक इंडिया हम बता ही दिए हैं, बस उसी को व्याख्या करना है। हो सकता है तो क्वेश्चन आ जाए। तैयार रहिएगा, GCSIS पूरी तरीके से आप लोगों के साथ है और रिजल्ट आप लोगों का होगा।